गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेथड्स ऑफ लर्निंग पर क्लास है पार्ट 1 के लिए। एंड लर्निंग जो भी जिनके भी सिलेबस में है उन सबों के लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि लर्निंग मेथड्स, हम किसी भी मेथड को अपनाए बगैर कोई भी काम बहुत सही ढंग से नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। तो प्रत्येक चीज को किसी न किसी विधि के द्वारा सीखा जाता है, और विधि के संबंध में जो यहाँ पे बातें हैं उसमें आ, सीखने वाले की अभ्यास की प्रक्रिया कैसे की जाए, किस तरह से उसको लिया जाए, अभ्यास की प्रक्रिया। तो अभ्यास की प्रक्रिया में हम ये देखेंगे कि टुकड़े टुकड़े में सीखें, मटेरियल को टुकड़ा टुकड़ा करें, या थोड़े समय या हम ऐसा सेट कर लें कि मटेरियल का टुकड़ा नहीं, वो पूरा रखें और हम समय समय पर उसको बांट लें। यानी अगर व्यक्ति विशेष की बात करें तो उसमें दो तरह की चीज़ें हैं कि लर्नर जो है किस तरह से सीखता है। तो वहाँ पे बातें आती हैं मास मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड की। और मास मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, दूसरी तरफ एक और विधि है, 4 तरह से सीखा जाता है चीज़ों को, वो है एक होल मेथड एंड पार्ट मेथड। मास मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड ये लर्निंग की जनरल विधि है, और कोई भी विषय हो और कोई भी सीखने वाला हो, पहले ये निश्चित करना होना किया जाता है कि उसके अधिगम पूर्व विधि से होना है या खंड विधि से, पार्ट मेथड से या होल मेथड से। तो ये एक जनरल मेथड है, और इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड एंड मास मेथड पे इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, मास मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड या कोई भी लर्निंग मेथड जो है, लर्निंग के एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो हरमन एबिंगहॉस का अधिगम के साइंटिफिक स्टडी या एक्सपेरिमेंटल स्टडी पर हरमन एबिंगहॉस ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। उन्होंने देखा कि एक बैठक में यानी एक सिटिंग में लगातार किसी विषय को सीखने का यानी एकत्र विधि, होल मेथड की तुलना में यदि ट्रायल्स को 3 दिनों में फैला दें, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, वितरित विधि जिसको कहते हैं, तो अधिगम अधिक कुशल होता है। सामान्यतः उन्होंने ये भी देखा कि जनरली ऐसा होता है कि वितरित विधि जो डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड है वही श्रेष्ठ मानी जाती है। अधिकांश लर्नर के साथ ये बात होती है कि अगर उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड यानी एक सिटिंग में आप इतना पढ़ेंगे, कल आप ये याद करेंगे और परसों आप इतना याद करेंगे, 3 डेज में अगर बांट दिया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सिटिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। और वहीं पे आता है मास मेथड, यानी संपूर्ण में विषय को हम कहें कि एक सिंगल सिटिंग में याद करो, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा लर्निंग का ये पाया गया एक्सपेरिमेंटल
एक्सपेरिमेंट्स में, लेबोरेटरी में जो अधिगम के जो भी प्रयोग हुए, उसमें पाया गया कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड है, यानी एक सिटिंग में आप पूरे लर्निंग मटेरियल को नहीं पढ़ते, नहीं याद करते, बल्कि हम लोग क्लास में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो सीखने का तरीका है वो धीरे धीरे उसको कैसे करते हैं, एक सिलेबस में बहुत तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वी डिस्ट्रीब्यूट द सिलेबस, सिलेबस में आपको ये पढ़ना है, फिर उस सिलेबस में एक चैप्टर को कई जगह बांटते हैं, कई तरह, जैसे लर्निंग थियरीज हैं वो अलग पढ़ेंगे, लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उसको आप मेरे वीडियोस में भी इस चीज़ को देखेंगे कि 10 में सो टू 15, और शुरू के कुछ वीडियोस हैं जो मैंने थोड़े लंबे बना दिए हैं, या स्टैटिस्टिक्स के कुछ वीडियोस हैं जिनको मैंने लंबा बनाया है ड्यू टू द कलेक्टिव ये। लेकिन उसको आपको देखना है, बार बार देखना है, ये नहीं है कि आप एक ही सिटिंग में पूरा वीडियो देखिए, उसको लिखना भी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द मेथड, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड एंड मास मेथड। अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये बात पूरी तरह से, अगर आपको एक कविता याद करती है, एग्जाम्पल से समझिए, उसमें 4 स्टैंजा है, 4 स्टैंजा यानी 4 लाइन के 4 टुकड़े, 16 लाइन है पूरा, और 4 लाइन के 4 टुकड़े आपके पास हैं। तो फर्स्ट डे हम आपको कहेंगे कि आप 4 लाइन याद कीजिए, परफेक्ट लर्निंग, ट्रायल एंड ट्रायल एंड ट्रायल एंड ट्रायल एंड ट्रायल, फिर गलती हो रही, फिर ट्रायल एंड एरर, यानी यू मेक द प्रैक्टिस, ओनली 4 लाइन्स। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं कि 4 लाइन्स और रिकमेंड करते हैं कि यू प्लीज़ लर्न, यू प्लीज़ रिसाइट दीज 4 लाइन्स। पुराना जो सीखा है कल, उसको आप एक बार कर लीजिए, और दोबारा जो है उसके बाद से एक बार 2 बार पुराने वाले को याद कर लीजिए, और तब फिर अगली जो 4 लाइन है उसको याद कीजिए, यानी एक सिटिंग में सिर्फ 4 लाइन। एंड नेक्स्ट डे जो सिटिंग किया, तो जो पुराना सीखा हुआ लर्निंग है उसको 2-3 बार दोहरा के, और फिर उसको हम लोग उर्दू में अमुख्ता कहते हैं। अमुख्ता, जो पहले जिस पर आपने मुख्तारी करी है, यानी आपने उसका हासिल किया, आधिपत्य किया है, लर्न किया है, उसको थोड़ा सा दोहरा के, उस पर जो झाड़ धूल पड़ गई रात भर में या एक दिन में, उसको आप फिर से जागृत कर लीजिए, और उसके बाद फिर न्यू मटेरियल। इस तरह से अगर 16 लाइन है तो उनको 4 दिन, एंड एवरी डे अमुख्ता भी पढ़ना है। अमुख्ता के मानी जो पहले से सीखा हुआ है उसको पढ़ना है, और ये पढ़ के आप अपना आराम से याद कर सकते हैं। तो यहाँ एबिंगहॉस ने पाया कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड होता है लर्निंग का, जो 4 तरह के मेथड्स में, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, मास मेथड, होल एंड पार्ट मेथड, तो ये जो है ये सिटिंग्स और लर्नर की फैसिलिटी के लिए अगर हम प्रयोग में इसको डालते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इफेक्टिव ही हम इसको कहेंगे, एंड वेरी रिलायबल मेथड ऑल्सो। तो ये चीज़ बिल्कुल है, देखी गई इस चीज़ को। अगर हम यत्नों के बाद और कितना, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको देखना, हमेशा कैल्विन के अनुसार प्रति मिनट 3 यत्न देने से प्रति मिनट 9 अथवा 18 यत्नों की अपेक्षा अनुकूलन अधिक कुशल हुआ। ये टाइम लेवल पर करते हैं कि कितने वक्त तक हम याद करने के लिए एक चीज़ को कहें, डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर 3 मिनट 3 ही ट्रायल कराया, और अगर 9 ट्रायल कराया या उससे भी ज़्यादा 18 ट्रायल करा दिया, तो कैल्विन कहते हैं कि अनुकूलन जो है वो अच्छा, प्रति मिनट 9 अथवा 18 यत्नों की अपेक्षा अनुकूलन अधिक हुआ जब 3 ही हमने ट्रायल्स कराए। यानी
कम टाइम, उनको टाइम जब हमने दिया, सिटिंग्स जो है एक ट्रायल का जो पूरा ग्रुप है उसको जब हमने ऑर्गेनाइज किया 3, 9 एंड 12 में, तो 3 में ज़्यादा इफ़ेक्टिव लर्निंग हुई। और इसी तरह से उसमें हैम्फ्रेज ने देखा कि 2 खंडों में बांटकर बीच में विश्राम देने से अधिगम लगातार यत्नों की तुलना अच्छा हुआ। यानी रेस्ट पॉज अगर हम दे देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम टाइम लेवल पर, अगर इससे ये टाइम से राइट होता है, तो पूरी लर्निंग मटेरियल को एक सिटिंग में पढ़ा दिया तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, या लर्नर को अगर हम मजबूर कर देंगे तो वो तो पढ़ेगा ही, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड नहीं हुआ। और जितने भी हैं इसमें आपको मैंने कैल्विन की बात करी और हेम्फ्रेयर्स की बात की, तो ये लोग सभी इस बात के ये बात के समर्थन में आए कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड ऑफ लर्निंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन कंपैरिजन टू मास मेथड। और लर्निंग बहुत तरह की है, सेंसरी लर्निंग, मोटर लर्निंग, रिकॉल, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें देखा गया, ये चीज़ भी देखी गई कि मोटर लर्निंग में भी जो हम लोग सीखते हैं, साइकिल चलाना या हाथ से फूल बनाना या किसी भी चीज़ को, मोटर लर्निंग यानी जो स्किल हम सीधे एक किताब एक ही दिन में लिखने के लिए कह दें या 15 पेज लिखने के लिए कह दें, तो मोटर स्किल हमारा डेवलप नहीं कर। बच्चे को हम लोग जब सिखाते हैं या आपको सिखाते हैं तो हम छोटे छोटे टुकड़े में, हर बच्चे को छोटे छोटे टुकड़े में ही देते हैं। तो यहाँ पे जो डोरे एंड हिलगार्ड ने देखा कि प्रत्येक 2 यत्नों के बीच 2 ट्रायल्स दिए गए और 1 मिनट की तुलना में 3 मिनट विश्राम देने से अनुसरण से नुकसान हो। यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इस तरह से कीजिए कि बहुत लंबा गैप अगर देते हैं तो इनहिबिशन पैदा हो जाता है और दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ उसमें आ जाती है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड में देखना होगा कि विश्राम आप कितनी देर का दे रहे हैं, रेस्ट पॉज कितना बड़ा दे रहे हैं। अगर आप बहुत बड़ा रेस्ट पॉज दे रहे हैं तो जो पीछे सीखी गई चीज़ें हैं वो धूमिल पड़ जाती है और लर्निंग कमज़ोर हो जाता है। So distributed method is very effective, but you must determine, you must check these things. How long the rest pause is. 3 मिनट का रेस्ट पॉज सही नहीं माना गया, 1 मिनट रेस्ट पॉज सही माना गया। और अगर आप 10 ट्रायल कर रहे हैं तो 5 ट्रायल्स के बाद 2 मिनट का रेस्ट पॉज सही माना जाता है। ये चीज़ भी लोगों ने देखी। बहुत सारे इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि वितरित विधि जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है और मास मेथड जो है वो, यानी एकत्र विधि जो है वो उसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे भी हैं, जैसे उसमें ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें एकत्र विधि जो है वही सही, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, इसीलिए ये विधि भी रखी गई है। ये नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव, बट मास मेथड इज़ ऑल्सो important for learning. It is also an important method, क्योंकि क्रियाओं में प्रतिबद्ध ये जो बनाए रखना है, तो एकत्र अगर किसी भी क्रिया को आपको बनाए रखना है, बहुत ज़्यादा उसको इफ़ेक्टिव रखना है, तो आपको मास मेथड लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने पूरी 16 लाइन को, मैं एग्जाम्पल को फिर दोहरा रही हूँ, 16 लाइन्स को मैंने आपके बार बार उसको टुकड़े टुकड़े में आपको सिखा दिया। लेकिन जब एक ख़ास लेवल ऑफ लर्निंग पे आप पहुंच गए तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा
कि पूरे लर्निंग मेथड मटेरियल को एक बार में मास मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप उसको जोड़ जोड़ के एक स्टैंजा दूसरे स्टैंजा से चिपक जाए और 1 2 3 4 का सीक्वेंस बन जाए। इसमें एकत्व विधि काम करेगी और इसके लिए जो है वो एरिक्सन ने इस पर जोर दिया। तो वितरित विधि से क्रियाओं की विविधता समाप्त हो जाती है और उनके स्थिरीकरण के लिए, उनके फिक्सेशन के लिए मास मेथड जरूरी होता है। तो इस पे ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं इसको रोक रही हूँ। इसके कुछ और नियम हैं जिनको हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे।